नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन जो भी जुड़े हैं फटाफट एक बार मैसेज कर ले। ये आपके प्रत्यय का टेस्ट है और आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम इसके बाद समास का प्रत्यय हमारे लगभग समाप्त हो चुके हैं। इन सभी शब्दों को लिख लीजिए एक बार, क्योंकि इसके बाद एक और स्लाइड आपको मिलने वाली है। सर क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ भाई कुशल सैनी जी, प्रश्न पूछ लो फटाफट। प्रमोद जी राम राम, गुड इवनिंग। नहीं, अभी मैं इसमें करेक्शन करवाना है वैसे मुझे, क्योंकि मैंने इधर देखा नहीं। दो तीन शब्द हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये खिंचवा नहीं है, इससे खिंचाव लिखना। आप क्या लिखना है? इसे खिंचाव, ठीक है। और ये ठकुराइन शब्द है, ठकुराइन। ये क्या टाइपिंग एरर हो गई, जल्दबाजी में बनाया, बेचारों ने फटाफट लिखा, ठीक है। और गरिष्ठ, नीरद, अग्रिम, विशेला और एक दो और कोई शब्द है। ये यहाँ पर आपको सफेदी करना है। सलावा, मलिन, सड़िया, लुटेरा, बुढ़ापा, खिलाड़ी, नीरज, परिंदा, रुकावट, मारुति, शामल, जैन, बाजारू, लुटिया, कौरव, पुरुष। चलिए और कोई होगा तो आ जाएगा। एक बार लिख लीजिए इन्हें, मैं यहीं से देख लेता हूँ। ठकुराइन, ननदोई, गुस्सैल, तबलची, खिंचाव, मिलाप, खंडित, गरिष्ठ, नीरद, अग्रिम, विशैला, सरोजिनी, मोरनी, मार्दव, मिठास, मंडली, गौरव, पार्थ, दोहित्र और तिहरा। इन शब्दों को एक बार लिख लीजिए। इसके बाद कुछ शब्द आगे भी है। लिख लिया? को के बाद आगे कंप्लीट। आज जंकी जी कहाँ गए? क्या हो गया? किनका? अच्छा, क्या बात? लास्ट सबने लिख लिया? अब जिसके रह गया वो उसी में से लिखो, बाकी वापस देख लूंगा तब लिख लेना। मलिन, मलिन कहते हैं गंदा। मालिन नहीं है, ये मलिन है।
करिए, देखिए सॉल्व। किसको उधर थोड़ा, क्या सवाल है? हाँ हाँ, सही है, सही। हाँ तो सही है ना। इसको छोड़ो, इसको समझो पहले। ये क्या लिखा है? रिद प्रत्यय क्या है? इक। ये जो री है किसमें बदलता है? आर में। जो रूल इक का है वो का वो इसमें भी अप्लाई करना है। अब इस भ के अंदर कौन सा स्वर है? री। तो फिर ये जब लगेगा, लगेगा, तब भी हमें आर ही इसमें करना है। तो ये आर हो गया। ठीक है। अब ये ऊ है, मैंने कितनी बार कहा ऊ हमेशा किसमें बदलता है? व में बदलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो अब ये जो ग है वो अ में जुड़ गया, तो ये तो ग पूरा हो गया, और ये हो गया, ये बन गया भार्गव। भृगु की संतान भार्गव। री आर में बदला है। उसने कहा देखो उधर है ना अपने। अच्छा, ठीक है। ओके। अभी तो लिखे होंगे सर, सरल तो नहीं किए होंगे। करिए ने सरल करिए, प्रत्यय निकालिए, देख कितने निकाल पाते हो इसमें से। नहीं कोई बात नहीं, मूल शब्द नहीं निकालो, खाली प्रत्यय निकाल दोगे तो ही आप जीत गए जंग। और मूल शब्द निकाल दो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग थोड़ी करना, परीक्षा में अपन को खुद ही सरल करना है, वहां तो अपन खुद ही सरल करेंगे। कर लिए सरल। ओके, कंप्लीट करें सरल। चलिए सबसे पहले शब्द पे आते हैं, आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। कुलीन, देखिए कुल मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इन। सभी ने यही लिखा है, ई छोटी बड़ी, बड़ी, क्योंकि यह मात्रा कैसी है? बड़ी है, इसलिए इन प्रत्यय कैसा आएगा? इसमें छोटा आएगा, न कि बड़ा, ठीक है। ठकुराइन, इसमें कौन सा प्रत्यय निकलेगा? आइन, और ठाकुर मूल शब्द है, ठीक है। पंडित में आइन लगेगा तो पंडिताइन हमने पढ़ा था। ये आपके लिए नया शब्द है जो मैंने आपको उदाहरण में नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। ननद मूल शब्द है, ननद, और प्रत्यय लगेगा ओई। जैसे बहन से क्या बनता है? बहनोई, ठीक है ना। छत पे सोया था बहनोई में, तने समझ के सो गई, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो बहनोई, ननदोई सब जानते हो आप। ओई, यस, ये इसमें प्रत्यय है आपका एल। कौन सा है? एल। एक मात्रा दो, एक ही आएगी। देखो एक तो इसकी है और एक इसकी, दोनों मिलके कितनी होगी? दो, ठीक है। अब देखिए इसमें मूल शब्द क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये बस वो घूस होती है, ग घड़ी वाला होता है। और आ प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा? गुस्सा। मैंने कहा था ना, लड़का, लड़क मूल शब्द है, आ प्रत्यय। लड़की, लड़क मूल शब्द है, ई प्रत्यय। तो इसमें गुस मूल शब्द है, तो गुस में एल लगा, गुस्सेल, ठीक है ना। और गुस में आ लगा तो गुस्सा। तो ये मूल शब्द, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तबलची में कौन सा प्रत्यय है? ची। तबला मूल शब्द, ठीक है ना, तबला बजाने वाला तबलची, पढ़ाया ना, ठीक है। खिंचाव, कौन सा प्रत्यय है? आओ। कौन सा प्रत्यय है? आओ। यहाँ कौन सा प्रत्यय है? ची। मिलाप में कौन सा आ जाएगा? आप। कौन सा आएगा? आप। खंडित, इत, ई छोटी बड़ी, छोटी। गरिष्ठ, इष्ट प्रत्यय। इसका मीनिंग पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, और ये आपके एक वाक्यांश में पूछेंगे। गरिष्ठ का मतलब वह भोजन जो बड़ी मुश्किल से पचता हो, उसको गरिष्ठ कहा जाता है, उसे गरिष्ठ भोजन कहा जाता है। जैसे लड्डू, बाटी, चूरमा, ये बहुत गरिष्ठ भोजन है। और खिचड़ी, दलिया हल्का भोजन है जो आसानी से पच जाता है, इसको पचाने के लिए खूब पानी पीना पड़ता है, तो गरिष्ठ। तो मूल शब्द, मूल शब्द इसमें गुरु, बड़ा, यस, इष्ट प्रत्यय से बना हुआ है ये।
अब यहाँ पर औ नहीं बनेगा, ये इसमें मूल शब्द यही यही है। गुरु का मतलब होता है कि बड़ा होना, और जो भोजन हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल से पचता हो, जैसे गुरु से गौरव बनता है, गुरु से गरिमा बनता है, वैसे इसमें मूल शब्द है गुरु, ये याद रखना। नीरद, नीरद में कौन सा आएगा? द प्रत्यय है, नीर जल है और द देने वाला। अग्रिम में इम प्रत्यय, अग्र मूल शब्द है। विशेला में एला, और ए पे दो मात्रा नहीं आएगी, एक आएगी। सरोजीनी, इनी प्रत्यय, और मोरनी में नी प्रत्यय, नी है मोरनी, नी। और मार्दव में अ प्रत्यय, और मूल शब्द है मृदु। मृदु में अ लगने से क्या बनता? मार्दव। री आर में बदलता, भृगु से भार्गव, तो मृदु से मार्दव। मिठास में मीठा मूल शब्द है, प्रत्यय क्या निकलेगा? आस। मंडल मूल शब्द है और प्रत्यय क्या लगेगा? ई। गौरव में गुरु मूल शब्द है और प्रत्यय क्या लगेगा? अ, और अप्रत्यय ओनली गौरव में। याद करिए, गुरु से गौरव संतानवाचक में पढ़ा है। और पार्थ मूल शब्द है पृथा यानी कुंती, और प्रत्यय क्या लगा? अ, और ये री किस में बदलेगा? आर में। ठीक है। दोहित्र, देखिए इसमें दुहित्र या दुहिता, ठीक है, या दुहित्र संस्कृत में कहते हैं हम दोहित्र, और प्रत्यय लगेगा अ, ये ध्यान में, उ बदलेगा औ में। तिहरा, देखो तिहरा में तीव शब्द खाली और हरा प्रत्यय लगा हुआ, जैसे कटहरा और तिहरा, तो इसमें हरा लगाना खाली, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, इसमें हरा लिखना है। अगला देखिए, राजनीतिज्ञ, कौन आएगा इसमें? छलावा में आवा। सफेदी में ई प्रत्यय, सफेद मूल शब्द। मलिन में इन। सड़ियल में ईयल, जैसे दाढ़ी वाला दड़ियल, दड़ियल। सड़ियल और दड़ियल में तो प्रत्यय है, लेकिन नारियल में नहीं है, नारियल मूल शब्द है, ये ध्यान रखना। लुटेरा में एरा, बुढ़ापा में आपा। पांडव में अ, पांडु मूल शब्द है। खिलाड़ी में आड़ी, आड़ी प्रत्यय, खेल मूल शब्द। नीरज में ज, परिंदा इंदा। मेजबान में बान, घसेरा में एरा। रुकावट में आवट, आवट, आहट नहीं। अपेक्षिक में एक अपेक्षा मूल शब्द। मारुति में ई, और मूल शब्द मरुत हवा। श्यामल में ल। सौष्ठव में मूल शब्द सुष्ठु, सुष्ठु यानी सुंदर, सुंदरता लिए हुए। सुष्ठु में अ लगने से बनता सौष्ठव, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपको भाई, इसमें मूल शब्द बताओ। सुष्ठु। जैन जीन से बनता है, इसमें अप्रत्यय। यांत्रिकी, यंत्र मूल शब्द इकी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इकी। बाजार मूल शब्द है और यह लिखा बाजारू। हाँ, इसमें आपको एक करेक्शन करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा लिखा था, आप छोटा हो, क्योंकि जो शब्द है उसी की बात करते हैं। वैसे बाजारू, रू बड़ा होता है, ये छोटा लिखा हुआ है, ये लिखा ऐसा होना चाहिए था, बाजारू ऐसे होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए था। तो बड़ा ऊ होता तो फिर हम यहाँ कैसे लिखते? ऐसे लिखते, लेकिन अब यहाँ ऐसा ही दिख रहा है, तो हम अभी यहाँ छोटा लिख रहे हैं फिलहाल, लेकिन वास्तविक शब्द ये राइट रखना, और इसमें प्रत्यय निकालोगे तो बड़ा ऊ, ठीक है। लुटिया में क्या आ जाएगा? ईया। और कौरव में अ, कुरु मूल शब्द। पौरुषे में एय, अग्नि से आग्ने, और इसमें ए, और अत्रि मूल शब्द है। अत्रि एक ऋषि का नाम है, याद रखना। कौमुदी, कुमुद मूल शब्द, कुमुद मूल शब्द है और प्रत्यय लगेगा ई। और चुनौती में चुनना यानी चुन, और प्रत्यय क्या लगेगा? औती। क्या आ जाएगा? औती। क्लियर? औती प्रत्यय। कितने राइट हुए? लगभग लगभग राइट, 80% राइट हुए, कुछ गलत हुए होंगे, कोई बात नहीं। अब आप कॉपी बंद कर दिए, आपको लिखना नहीं है, ये आपका काम खत्म। खिंच, खींचना, खींचना शब्द बनता नहीं बनता क्रिया वैसे।
देखिए ये अंतिम पिलर है हमारा। 4 पिलर पे हिंदी का पूरा मकान खड़ा है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। उसमें से हमने 3 पिलर अपने मजबूत कर लिए। अब बचा है अंतिम कौन सा, हमारा समास। ठीक है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इसमें हर एक दिन हम अलग अलग समास पर बात करेंगे। एक दिन में एक ही समास पढ़ाऊंगा मैं, यानी 6 से 7 दिन तक हम समास के टॉपिक पर ही बात करेंगे। बहुत गहराई से इसको पढ़ाऊंगा, समास पढ़ाता हूं उस लेवल तक मैं आपको पूरी बात करूंगा। किताब जो पुरानी पढ़ के आए हो उन सबको एक तरफ रख लेना, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी बहुत सारी चलेगी, उतना हमें उलझना नहीं। समाज को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और समाज को लेकर के हमने आज दिन तक जो पढ़ा, कैसा पढ़ा और कितना गलत पढ़ा या कितना सही पढ़ा, उन सब पर मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात तो आती है कि समाज का जो टॉपिक है ये परीक्षा में पूछा ही गलत जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, सिर्फ एक बार इस प्रश्न का सही तरीके से उपयोग किया गया है और वो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी अच्छे पेपर सेटर ने पेपर बनाया होगा। बाकी समाज को सीधा पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें समाज क्या है। ये तरीका गलत है, क्योंकि इसमें वास्तविक बात हमें पता नहीं लगती, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें समाज में प्रश्न पूछने का गलत तरीका क्या है, जिस वजह से ये समाज हम गलत करके आ जाते हैं। पैटर्न पता नहीं है पेपर सेटर को ही कि वास्तव में समाज का प्रश्न बनना कैसे चाहिए, ये उनको नहीं पता। वो डायरेक्ट शब्द दे देते हैं, बताओ इसमें क्या है, समास है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर एक वाक्य दिया जाना चाहिए और वाक्य से रेखांकित करके समास पूछना चाहिए, क्योंकि वाक्य के अंदर उस रेखांकित शब्द की एक अपनी गरिमा होती है, एक अपना अर्थ होता है। एक शब्द दे दिया, उसके कई अर्थ होते हैं। हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ है या यही अर्थ होगा, पेपर सेटर ये सोच करके। कई ऐसे उदाहरण हैं समास में जो एक ही शब्द अलग अलग समास में उसकी गिनती होती है। जैसे त्रिनेत्र एक शब्द है, रटा रटा आया बच्चों को, बहुब्री समास होता है, पर इसको मैं आपको द्विगु भी बना के बता दूंगा। पीतांबर एक शब्द है, इसका मीनिंग बहुब्री में भी मिलेगा और ये आपको कर्मधारय में भी मिलेगा। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे खुद के लिए कि कब मुझे इसको बहुब्री मानना है, कब मुझे इसे कर्मधारय मानना है? इसके लिए सही तरीका है समास को वाक्य में पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात कि समास 10 सेकंड का भी काम नहीं है किसी भी समास का उत्तर देना। अब आप सोचिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड बता रहा हूं, 10 सेकंड मात्र। फिर मैं इतना लंबे चौड़ी बातें क्यों करूं, 6 दिन 7 दिन तक समास क्यों ले जाऊं, वो भी आपको सीखना है। किसी भी समास के प्रश्न को उत्तर देने की जो क्षमता, सामर्थ्य हमारे में अंदर आती है, वो 10 सेकंड में हम पता लगा सकते हैं, अगर वो हमारे अंदर कौशल, वो हुनर अगर है तो। बाकी हम उस समास का उत्तर खाली रटा रटाया या कहीं पढ़ के ऐसे गए हुए तो ठीक है, किस्मत ने साथ दे दी, हमने जो राइट किया बोला वो राइट हो जाए, वो अलग बात। वो भी मैं आपको बताऊंगा समास की पहचान करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने प्रत्यय पढ़ा है, प्रत्यय को पहचानने के तरीके बताए थे, 3 तरीके से हम प्रत्यय को पहचानते, तो समास को भी पहचानने का तरीका। अब बात ये आ रही है, अब सब प्रश्नों को हम बाद में वापस लेके आऊंगा, मैं पहले इस शब्द की व्याख्या करता हूं कि इस शब्द से कितने प्रश्न कहां कहां आए। महिला सुपरवाइजर भर्ती होती है, महिला पर्यवेक्षक की, उसमें सीधा यहां से एक प्रश्न आया है समास का, इस शब्द को लेकर के। समास इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा, खाली शब्द से प्रश्न पूछ दिया। अब आप सोचिए, पेपर सेटर पूरा समास एक तरफ रख दिया कंटेंट, और इस पूरे समास का एक ही प्रश्न पूछा और वो इस शब्द से ही उसने प्रश्न बना दिया, उसमें भी बच्चों ने गलती कर दी। अब आप सोचिए, खाली शब्द में से ही प्रश्न पूछा और गलती कर दी। इसीलिए मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो कम से कम आप वो उत्तर सही करके आओ। सबसे पहले इसका विश्लेषण करते हैं, समास शब्द बना कैसे। आज मैं आपको कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। अब अगले 30 से 40-45 मिनट जितनी भी मेरी क्लास है, सिर्फ समास के टॉपिक पर ही बात करूंगा। आपको लिखने का काम कल करेंगे, क्योंकि ये
किसी भी टॉपिक की पहली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो भूमिका है, वो प्रस्तावना। मेरे ख्याल से तो आप कॉपी भी बंद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैग भी बंद कर लो। आप तो सत्यनारायण की कथा हो रही है और मुझे सुनो बस, लेकिन वो चीज समझ में आनी चाहिए। हाँ, जय बोल दो आप। यह सम और यह है आस। समास शब्द किससे बना है? सम और आस से बना हुआ। ठीक है। सम का अर्थ होता है सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक यानी संपूर्ण रूप में। और आस का मीनिंग होता है पास बैठाना। पास बैठाना। इसका अर्थ क्या, पहले यह जानना बहुत जरूरी कि सम्यक रूप से पास में बैठाना। सम्यक रूप से पास में बैठाने से अभिप्राय यह है, हमारे सामने कई सारे शब्द मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, ये एक शब्द है जल। ये कहीं डिक्शनरी में, शब्दकोश में कहीं पड़ा हुआ है, हमने इसको उठा लिया, ये सेपरेट शब्द। और एक शब्द कहीं पे पड़ा है धारा, ये कहीं और जगह पर। हमने इन दोनों शब्दों को सम्यक रूप से, उचित रूप से जोड़ा। पहले ये जोड़ दिया, क्या शब्द बना? अब एक नया शब्द बन गया आपके लिए। पहले जल अलग था, धारा अलग शब्द था, दोनों को जोड़ा, क्या बना? जल धारा। अब ये जो शब्द बना है, अब ये शब्द शब्द नहीं रहा। अब इस टॉपिक के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब ये एक सामासिक पद बन गया। समास में एक लगता है तो क्या बनता है? सामासिक। समाज में एक लगता है तो सामाजिक, तो समास में एक लगता है तो क्या बनता है? सामाजिक। ये एक सामासिक पद बन चुका। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहां बात जल और धारा की बात ही नहीं हो रही। यहां वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जल की धारा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जल की धारा। यह है इसका सही अर्थ। क्या हम व्यावहारिक जीवन में जल की धारा, जल की धारा, जल की धारा, इसको बोलने में ज्यादा रुचि लेंगे या डायरेक्ट जल धारा बोलने? जल धारा। इसका मतलब ये है कि जल की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है। हम बार बार समय की बर्बादी को रोकने के लिए हम इस की का क्या करते हैं? लोप करते हैं। की को गायब कर रहे हैं, की को कम कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और हमने इसको क्या बना दिया? जल धारा। इसलिए समास का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, कम करना। संक्षिप्त करना अर्थात कम करना, कम करना। क्योंकि लंबी चौड़ी बातें ना कह करके हम उस बात को छोटा बनाते, और छोटा बनाना किसका गुण है? समास का। इसका उल्टा वी फोर विलोम, और ये होता है व्यास। और व्यास मैंने पढ़ाया आपको, यण संधि वी धन आस। आस यानी पास बैठाना, वी यानी विशेष, विशेष रूप से पास में बैठाना। जब हमें कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो हम उसके लिए, उसकी व्याख्या को करने के लिए अन्य शब्दों को भी उसके साथ लगाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, पल्लवन करने के लिए। तो वो शैली कहलाती है व्यास। कम बातों में अधिक बात कह देना क्या कहलाता है? समास। इसलिए इस क्षेत्र में हमारे हिंदी साहित्य का एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने जिंदगी पर एक ही रचना लिखी, और एक ही रचना लिखने के बाद वो इतना प्रसिद्ध हो गया। वो उनकी शैली थी समाज शैली में बोलना, कम बातों में अधिक बात कर देना, कल्पना की समाहार शक्ति का मिश्रण करवाता था। और वो कवि हमें गर्व करना चाहिए, हमारे राजस्थान का, और वो है बिहारी। हिंदी साहित्य में उन्होंने बिहारी सतसई लिखी, और बिहारी सतसई का एक बहुत अच्छा कल्पना की समाहार शक्ति, वो उसकी व्याख्या मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसकी व्याख्या करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो उस पर बात करेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको उसका दोहा है वो बताऊं। कहा जाता है कि बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक सोने की मोहर असरफी इनको इनाम में मिलती थी। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में ये कवि हुआ करते थे, और एक एक दोहा बोलते, और इनको सोने की और काली पहाड़ी नाम की इनको जागीर भी दी गई। इन्होंने बिहारी सतसई में 713 दोहे लिखे, और उसमें एक दोहा आता है, और पता है ये बहुज्ञ थे।
बहुज्ञ का मतलब होता है जिसे बहुत बातों का नॉलेज हो। इन्हें ज्योतिष का नॉलेज था, इन्हें कर्मकांड का नॉलेज था, इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का नॉलेज था, इन्हें विज्ञान का, प्राणी विज्ञान का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री वगैरह जो हम कहते हैं उसका, रसायन विज्ञान का, मतलब साहित्य का, हर चीज का इनको नॉलेज था। इनके दोहे में सब चीज आपको मिल जाएगी। उसमें का एक दोहा है कि कहत नटत खिजत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब ये चीज कहत, नटत, खिजत, मिलत और लजियात, इन सब में अलग अलग 5 बातें, लेकिन उन सबको इन 5 शब्दों में समाहित कर लिया। इसमें नायक और नायिकाओं के प्रेम की बात की गई है। वो क्या बात कही है जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। जब समय मिले तब याद दिलाना कि कहत नटत खिजत मिलत लजियात, भरे बौन में करत है नैनन ही सो बात। कभी फ्री टाइम जब 10 मिनट पहले क्लास ब्रेक होगी तब याद दिलाना। आप कहोगे वास्तव में इस व्यक्ति ने क्या लिखा है, क्या ऑब्जर्वेशन रहा होगा, गजब का। क्योंकि मैं नहीं, अभी नहीं, हाँ अभी यही तो, अरे सॉरी, कुछ सस्पेंस भी जरूरी है। मतलब आपको समास नहीं पढ़ना, आपको बस वो पढ़ना है जो चीज परीक्षा में आएगी नहीं। अरे ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कंसेप्ट है, कहत नटरत, ये तो इसलिए ये आपके दो आएगा ही नहीं, इसलिए फिर इस पर बात नहीं करें। हाँ बताऊंगा। हाँ तो ये चीज है कि कुछ चीज की वैल्यू समझोगे, हाँ अरे यार ऐसी क्या बात थी, थोड़ा आपको भी मिलने आ रही है, आ जाएगी 3 दिन बाद, तो फिर इंतजार होता है तो फिर थोड़ी कुलबुलाहट भी होती है। हाँ तो इतना आसानी से फिर कोई मिल जाए तो फिर मतलब क्या, ठीक है ना। चलिए खैर वो तो ज्ञान की बात है तो वो बता ही देंगे, मेरे पास रख के भी क्या करना है। तो समाज शब्द का जो शाब्दिक करते उसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्त करना। ये महिला परिवक्षक में सीधा प्रश्न आया था। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, कम करना। समाज का विलोम क्या होता है, व्यास, अर्थात विस्तृत रूप से समझाना, उसकी व्याख्या करना व्यास कहलाता है। ठीक है, समाज शब्द किससे बना है, समधन आज। सम का मतलब सम्यक, आस का मतलब पास बैठा। ये दो शब्द अलग अलग थे लेकिन हमने सम्यक रूप से, उचित रूप से पास में बैठाया और बीच में कारक चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया। इसलिए इसकी परिभाषा बनती है कि दो शब्दों को जब सम्यक रूप से पास में बैठाया जाता है और उसमें कारक चिन्ह आदि का अगर लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक बात तो ये होगी, किसी शब्द में संधि और समास दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। परीक्षा में रीट में अभी परीक्षा आएगी देखना 27-28 फरवरी को, और इसमें आपको निश्चित तौर पर एक प्रश्न तो लिख के ले लीजिए मुझसे कि ये प्रश्न निश्चित मिलेगा कि किस शब्द में संधि और समास है, क्योंकि रीट के पैटर्न में ये एक है, हर बार आता है ऐसा। तो देखिए एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। पहले ये है धनागम, एक है, पहले इसका संधि विच्छेद देखते हैं। धन प्लस आगम, धन प्लस आगम, ठीक है। और इसका विग्रह करोगे तो धन का आगम, किसका आगम हुआ है, धन का। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें संधि और समास दोनों है, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समास तो है पर संधि नहीं है। तो बात समझ में आई। आपको पूछा जा सकता है किस विकल्प में संधि और समास दोनों का प्रयोग नहीं हुआ या दोनों का प्रयोग हुआ। तो अमूमन समास का उदाहरण मिल रहा है तो समास तो होगा पर संधि है नहीं है। जल की धारा और ये धन का आगम है, लेकिन इसकी संधि होती है पर इसकी संधि विच्छेद करोगे तो नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो समास के लिए जो बात हो रही है कि सम्यक रूप से पास में बैठा। अब बात यह है कि हम कैसे पहचान करें कि इसमें समास कौन सा है। असली खेल तो वही हमें सीखना है कि समास कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी बता दूं ताकि आपको इजी हो जाएगा कि समास को पहचान कैसे करनी है, क्योंकि हमको समास के बारे में तो पता होगा। तो देखिए समास जो है पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास दिए गए उस पर बात करते हैं अपन। देखिए एक लाइन बोल रहा हूं मैं, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता, इसके आधार पर समास जो है वो 4 भागों में, कितने भागों में, बस यही हमें सीखना है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 ही होते हैं। वास्तव में समास 4 ही हैं। हम कक्षा 6 और 7, 8, 9 में पढ़ के आए, 6 समास पढ़ के आए,
रट करके आए, क्योंकि वहां का कंसेप्ट अलग था, क्योंकि हम भी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम यही समझाते हैं, वहां पे भी हम 6 ही पढ़ाते हैं और मैं यहाँ 4 पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब वास्तविक बात शुरू हो रही है, यही है पूरे समास का सार। जिसको ये समझ में आ गया उसे समास समझ में आ गया। जिस सामासिक पद में पहला पद अगर प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, वहां समास हमें समझना है अव्ययी भाव। अभी मैं परिचय करा रहा हूं, केवल एक फिल्म है समास, ये उनके कौन इसमें विलेन है, कौन इसमें हीरो है, वो सब आएंगे। ये एक प्रकार का पात्र आ गया हमारे लिए, नया कैरेक्टर है अव्ययी भाव। जिस सामासिक पद में पहला पद क्या हो, प्रधान, वहां अव्ययी भाव समास होगा, ये फिक्स है। जिस सामासिक पद में दूसरा पद, उत्तर पद, बाद वाला पद, कई नामों से जाना जाता है, अगर वो प्रधान होता है वहां समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। जिस सामासिक पद में दोनों के दोनों पद अगर प्रधान होते तो वो कहलाता है द्वंद्व। ये लिखने की शैली है, बस ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा, द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व, दोनों पद अगर प्रधान होते, और जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद अगर प्रधान नहीं हो तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। इस हिसाब से देखो समास हमारे कितने हो गए, 4। बस ये 4 ही समास हैं। बाकी जो हम पढ़ के आए वो अलग पार्ट था, उसको हम बाद में अभी क्लियर करेंगे। इन सब में से आपको जिस समास पर सबसे पैनी नजर रखनी है वो है बहुब्रीहि समास। किसी भी पेपर सेटर के लिए किसी स्टूडेंट को अगर परेशान करना है तो वो यहीं से प्रश्न पूछेंगे, यहां से प्रश्न वो नहीं पूछता। उसका कारण है जो हम यहां पर आएंगे तब इस पर बात करेंगे। अब देखिए, जहां पहला पद प्रधान है कौन सा समास है, दूसरा प्रधान है, जहां दोनों प्रधान है, जहां दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इन सब के हम बाद में लक्षण सबके बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने परिचय कराया। चलिए, अब दोनों प्रधान है, इस प्रधान का मतलब क्या है, ये शब्द ही पकड़ना। चलिए, ये शब्द को बस पूरे समास का सार यहां पर है। प्रधान का मतलब है जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका लिंग वचन वाक्य का किस आधार पर परिवर्तित होता है, उसी को उसी समास में रखना है। अब मैं आपको थोड़ा बैक चल के बताता हूं। इसमें यह आया जलधारा। चलिए, इसको वाक्य में हम, मैंने कहा ये हुनर है, वो हमें कला आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जलधारा बह रही है, लास्ट वाक्य क्रियात्मक क्या है, बह रही है। जलधारा बह रही है। कौन बह रही है, जल बह रही है, जल तो पुल्लिंग है, धारा बह रही है। तो मुझे एक बात बताइए कि जलधारा बह रही है, बह रही शब्द इस जलधारा से किससे प्रभावित हुआ है, धारा से। किससे हुआ है, धारा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानता किसकी हुई, धारा की प्रधानता हुई। अब मुझे बताइए धारा कौन सा पद है, दूसरा, सेकंड, उत्तर पद। और मुझे बताइए उत्तर पद जहां प्रधान होता हुआ समास कौन सा, 10 सेकंड भी नहीं लगे, सीधा सा है, उसे वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करने के बाद लिंग वचन काल जो वाक्य का होता है वो किससे प्रभावित हो रहा है, अगर ये चीज हमने क्लियर कर ली, जैसे उदाहरण ले लेते हैं एक और, थोड़ा समझ में आ जाएगा। रटा रटाया ज्ञान मत दिमाग में लगना, क्योंकि आप गलती कर लोगे बाद में, मुझे पता है। ये लिखा है माता पिता, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, माता पिता को नमन कीजिए, माता पिता को नमन कीजिए। बताइए किसको नमन करना है, माता को, पिता को, माता और पिता। क्या दोनों पद प्रधान है, बिल्कुल। जितना अस्तित्व माता का उतना अस्तित्व पिता का, दोनों की वैल्यू बराबर है। और दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो बताइए वो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। बात समझ में आई आपको। समास को पहचानने के लिए वाक्य प्रयोग करने की शैली आप में आ जानी चाहिए। अभी पूरी बात हुई नहीं है, कहां कहां समास में कंट्रोवर्सी आई है। समास को वास्तव में सही तरीके से किताबों में भी नहीं पढ़ाया गया, इस वजह से भ्रांतियां आ रही। चलिए, यहां तक तो बात हो गई। अब मैं एक और शब्द दे रहा हूं,
अब आप इसे, मुझे पता है आप रटा रटाया ज्ञान लेकर के आए होंगे बहुत सारे, मुझे वो नहीं सिखाना। आप क्या लिखा है? नील कमल। क्या लिखा है? नील कमल। बताओ इसमें समास क्या है? बहुब्री। क्योंकि बहुब्री पढ़ा ही नहीं, बहुब्री कैसे कह सकते हो आप? तो बहुब्री पढ़ा ही नहीं मैंने। देखो इसमें वाक्य प्रयोग करो पहले। मैंने कहा ना वाक्य प्रयोग। नील कमल खिल गया। कौन खिल गया? कौन खिल गया? कौन खिल गया? कमल कौन सा पद है? दूसरा। और दूसरा पद जहां प्रधान होता है वहां तत्पुरुष होता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये नीलकमल किसी भी पुस्तक में ढूंढोगे तत्पुरुष में न मिल करके ये कर्मधारय समास में मिलेगा। कहां मिलेगा? अब आप सोचोगे सर ये कर्मधारय क्या भला है? अब यही तो सीखना है। देखिए 3 शब्द और है अभी इसके पैरेलल। एक शब्द है चौराहा और एक शब्द था हमारा जलधारा। बस इसी से आपको समाज की संख्या की कहानी क्लियर होने वाली है। देखिए जलधारा बह रही है, उत्तर पद प्रधान है, ये तत्पुरुष है। नील कमल खिल गया, कमल खिल गया, ये भी उत्तर पद है। और ये लिखा है चौराहा। मैं किसी से ये कहूं चौराहे पर मिलना, हाँ? अच्छा एक बात बताओ, चौराहे पर मिलने से अभिप्राय क्या है? हा? चाय पीने की, चाय पे चर्चा। चौराहे का मतलब है जहां 4 रास्ते मिलते हो। अच्छा मुझे बता, 4 रास्ते जहां मिलते हैं तो क्या उस बीचों बीच सड़क के वहां मिलेंगे? कहीं कोने में जाके बात करेंगे ना, है ना? इसका मतलब प्रधानता रास्तों की है। किसकी है? जहां 4 रास्ते मिलते हो तो राह प्रधान है और राह जो शब्द है वो उत्तर पद। ये भी तत्पुरुष समास है। अब हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने देखा ये 3 शब्द हैं पर तीनों में एक विशेषता है। विशेषता क्या है वो देखिए। ये पहला ऐसा शब्द है जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। जल की धारा, या अर्थात इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। और ये एक ऐसा है जो पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। कमल कैसा है, ये इस शब्द की विशेषता है। और ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पहला शब्द दूसरे की संख्या के रूप में विशेषता बता रहा है कि रास्ते कितने। तब फिर हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि यहां तीनों में उत्तर पद तो प्रधान है, तो क्यों ना हम ऐसे उदाहरणों को अलग कर लें जहां पहला पद संख्यावाची हो, जहां पहला पद गुणवाचक विशेषण हो और जहां कारक चिन्ह का लोप हो। इन सब को उन्होंने डिवाइड करके इसके उपभेद बना दिए। उपभेद। अब जिसमें कारक चिन्ह है वो तो आपका मानक स्टैंडर्ड तत्पुरुष समास है, और जिसमें पहला पद दूसरे की विशेषता बताता हो गुणवाचक विशेषण, वो उसके कर्म को धारण कर रहा है, इसलिए उसको नाम दे दिया कर्म नहीं, कर्मधारय। कर्म तो मेरे फूट गए जो कर्म बोल रहे तुम। कर्म नहीं होता, कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला। और जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद दूसरे की संख्या के रूप में विशेषता बता रहा हो, उसको नाम दे दिया द्विगु। अब इसका पूरा नाम क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। अभी हाल फिलहाल जिसके लिए बहुत मगजमारी हुई है सरकार को, एसआई का पेपर रद्द करना कि नहीं करना, रद्द करना कि नहीं करना, उसमें प्रश्न आया था कि कर्मधारय और द्विगु किसके भेद है? तत्पुरुष के भेद है। ध्यान रखना, मैं नोट में सब लिखाऊंगा, आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। सब लिखा हुआ स्क्रिप्ट आपके सामने है, वो कल पूरी पीपीटी आएगी, इसको उसी से पढ़ाऊंगा मैं आपको। कर्मधारय समास। और ये हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि कर्मधारय और द्विगु वास्तव में किसके भेद है? तत्पुरुष। अब कक्षा 6 में ही समास टॉपिक स्टार्ट होता है,
जिस तरीके से आपको समाज के टॉपिक को पढ़ने के लिए इतने पड़ाव पार करके कोचिंग में समाज पढ़ना पड़ रहा है, आप उस छठी क्लास के बच्चे से उसकी सीखने की जो क्षमता है उससे कहीं अधिक उस स्तर को पार कर चुके हो। लेकिन कक्षा 6 के बालक को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो उसकी समझ से परे। इसलिए सामान्य रूप से व्याकरण सिखाने के लिए सिर्फ व्याकरण का एक सामान्य अध्ययन बालक कर सके, इसलिए मोटा मोटा ज्ञान दे दिया बच्चे को कि एक समास अव्यय भाव होता है, एक तत्पुरुष होता है, एक कर्मधारय होता है, एक द्विगु होता है, एक द्वंद्व होता है, एक बहुब्री होता है, और इसकी कुछ उदाहरण और परिभाषा से उसको समझा दिया गया। लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि वास्तव में कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद है। ऐसा बताते ही बच्चे के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों? कि वो क्या, वो इतना थोड़ी सोचेगा पहला काम विशेषता बता रहा है, दूसरे में कहीं कारक चिन्ह किधर आ रहा है, संख्या किधर जा रही है, इसलिए जहां जहां संख्या आ रही है द्विगु, जहां पहला दूसरे की विशेषता बता रहा है कर्मधारय। इजी बनाने के लिए सरलतम तरीके से व्याकरण पढ़ाने के दृष्टिकोण से ये लिख दिया गया, पर वास्तव में कर्मधारय और द्विगु जो तत्पुरुष है वो तत्पुरुष समास का ही भेद है। अब हम बात करें तो यहां समास की संख्या गिने, 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, कितने हो गए समास? इसलिए संख्या में समास कितने हैं? 6। संख्या में पूछ रहा हूं 6, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने? 4। अध्ययन की सुगमता के लिए हम समास कितने में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। ये भी मैं आपको नोट में लिखाऊंगा, सब है हमारे लिए इस पर। अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि द्विगु की विशेषता बता दी मैंने, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, वहां द्विगु तत्पुरुष होगा। जहां पहला पद दूसरे की विशेषता गुणवाचक विशेषण के रूप में बताता हो वहां कर्मधारय, और जहां कारक चिन्ह का लोप होता हो वहां तत्पुरुष समास सामान्य, जिसको हमने नाम दे दिया। क्लियर हो गया? अब इसमें भी अब बचा है कौन? अव्यय और बहुब्री। इस पर भी बात कर लेते हैं। जहां पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, इसके लिए 4 बातें पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, अव्यय भाव को मैं पढ़ाऊंगा तब। 4 बातों में एक तो उपसर्ग, इसलिए मैंने उपसर्ग पहले पढ़ाया आपको, क्योंकि अब उपसर्गों का असली रोल क्या है वो अव्यय भाव में आपको पता लगेगा। उपसर्ग पहला पद होना चाहिए, अव्यय पहला पद होना चाहिए, या रिपीटेशन वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द पहले या दूसरे दोनों जगह पे हो सकते हैं। कुछ बातें होगी उस पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए, एक ही उदाहरण देता हूं खाली समझाने के लिए कि क्या प्रधानता और क्यों प्रधानता। एक शब्द है प्रतिदिन। मैं ये कहूं कि रामलाल प्रतिदिन अखबार पढ़ता है, रामलाल प्रतिदिन अखबार पढ़ता है। अगर मैं प्रति हटा दूं और मैं कहूं रामलाल दिन अखबार पढ़ता है, इस चीज को समझना। हमने उस प्रति के अर्थ को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया है? हर दिन, वो हर दिन अखबार पढ़ता है। तो मुझे बताइए कांस्टेंट कौन रहा? अपनी जगह पर रहा कौन? बदला कौन? दिन तो नहीं बदला, लेकिन प्रति की जगह हमने क्या बोला? हर। तो वैल्यू उसकी ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? प्रति की। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि आप हर दिन अखबार पढ़ता है, दिन तो देखो वही है, लेकिन प्रति की जगह आपने हर बोल दिया। इसका मतलब कि प्रति के अंदर इतनी वैल्यू है कि वो दूसरे को भी अपनी जगह पर बनाए रखना है, लेकिन दिन तो है वहीं का वहीं है। तो पहला पद उपसर्ग भी है, और पहला ही पद प्रधान होने की वजह से कौन सा समास कहलाया? अव्ययी भाव कहलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अब अंतिम इसकी बात करें जहां दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या कहता है कि जब जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य अर्थ यानी तीसरा अर्थ निकलता हो। अब तीसरा अर्थ हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कुछ भी नहीं। चलिए इस पर मैं बात करके उदाहरण देकर के समझाता हूं आपको। देखिए, ये एक शब्द है त्रिनेत्र। पहले तो ये बताओ नेत्र कितने? इस हिसाब से कायदे से ये द्विगु है।
क्योंकि जो संख्यावाची बातें बताता है, नेत्र कितने, ये द्विगु है। लेकिन हमें पता है कि हम जब भी त्रिनेत्र की बात करते हैं तो बात त्रि और नेत्र की नहीं हो रही है, बात हो रही है भगवान शिव। अब इसको उदाहरण देकर समझाता हूं कि त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म किया। क्या तीन आंखों ने भस्म किया है या भगवान शिव ने भस्म किया? इसका मतलब तीन की बात नहीं हो रही है, न ही नेत्र की बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है। इसलिए ये विशिष्ट अर्थ रख रहा है, बहुब्री समास में जाएगा। अब इसी त्रिनेत्र को मैं वापस द्विगु भी बना सकता हूं। अब वो कैसे, देखिए, महाराणा भोपाल चिकित्सालय के पन्नाधाय वार्ड में किसी प्रसूता ने एक बालक को जन्म दिया जिसके त्रिनेत्र है। तो क्या भगवान शिव जी पैदा हो गए? ऋतिक रोशन के भी दो अंगूठे। तो बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक कोई बच्चा जुड़वा पैदा होता है तो किसी के तीन आंख हैं। वो एक विचित्र बालक है जिसकी आंख की संख्या कितनी है? तीन है। वहां त्रिनेत्र का मतलब है द्विगु। इसको और उदाहरण देकर के बताऊं, भगवान शिव के त्रिनेत्र को देख कामदेव भस्म हो गया। अब अंडरलाइन करके पूछूंगा, भगवान शिव के त्रिनेत्र को देख कामदेव भस्म हो गया। बताइए त्रिनेत्र में समास क्या? देखो, क्योंकि यहां त्रिनेत्र किसकी बात की गई है? तीन आंखों की। जो केवल ये रट्टा मार के जाए कि जहां त्रिनेत्र आ जाए ठोको शिव जी और बहुबरी, बिल्कुल भी नहीं। ये ध्यान रखना, जहां दोनों में से दोनों बात नहीं हो वो समास अन्य अर्थ जाता है, और वो समास कौन सा होगा? बहुब्री। एक लास्ट उदाहरण देकर के समझाता हूं। ये है लिपा और ये है पोती। लिपा पोती, लिपा पोती। देखो इसका अर्थ क्या वो बता रहा हूं। ये द्वंद्व का उदाहरण। इसका अर्थ है लीपना और पोतना। लीपना और पोतना। जैसे मैं कहूं दीपावली नजदीक है, दीपावली नजदीक है, आंगन में माता बहनें लीपा पोती कर रही है। गांव में होता है ना, मिट्टी के घर होते हैं और गोबर से लेपते हैं वो मिट्टी से। तो आंगन में माता बहनें लीपा पोती कर रही है, इसका मतलब लीप रही है और पोत रही है। दोनों प्रधान है, ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। लेकिन इसी को ही अब मैं बहुब्री बनाऊंगा। कैसे, देखिए, सरकार की पिछली भर्ती में जो घोटाले हुए उसके राज अब खुलने वाले हैं, इसलिए सरकार उन मुद्दों पर लीपापोती कर रही है। तो क्या अब वो सरकार लेप रही है और पोत रही है? नहीं, नई बात लीपने की हो रही है, नई बात पोतने की हो रही है। वास्तविक बात है असलियत को छुपाना, असलियत छुपाना। लिपापोती का जो सही अर्थ निकलता है वो क्या होता है? असलियत। आप देखना, घर में अपनी माता बहनें जो भी होती है ना, सुबह जब उठती है ना तो किसी जगदम्बा काली दुर्गा से कम नहीं होती। उनके बाल देख लो, ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे उठते देख कर लो तो कैसे भूतनी नजर आ गई। हाँ, होता कई बार घर में ऐसे होता घर में। लेकिन जैसे ही बाथरूम में जाएंगे, मुंह धोएंगे और ये नगर निगम के खड्डे, आईलाइनर, फाउंडेशन, ईयर लाइन वो इससे भरेगी, है ना। ये खड्डे भर दिए जाएंगे और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो असलियत छुप जाएगी। असलियत तो पता कब लगी? जब पता लगा सुबह उठते ही बिना मुंह धोया हुआ शरीर मुंडा सामने आया। लेकिन मेकअप किया हुआ, मेकअप का अर्थ है क्षति पूर्ति करना। मेकअप का मतलब साज सजावट नहीं है, क्षति पूर्ति करना। यानी कि भगवान ने जो चेहरा दिया, कहीं कहीं खड्डे पड़ गए, उसमें क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर लगा करके उसको समतल बनाना, उसको कहते हैं। अब ये लिपापोती करना, उसको अर्थ है असलियत छुपाना। मरण तब होता है कोई लिपापोती करके आए और बरसात हो जाए, धड़ 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 धड़, सारा मेकअप धुल जाए तो सारा चेहरा सामने आ जाएगा, असलियत। बात समझ में आ गई? तो बात यह है लीपना और पोतना, जहां दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अन्य अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? बहुब्री। चलिए इस पर और बात कर लेता हूं उदाहरण के लिए। जैसे देखिए, एक है नक्टा। क्या लिखा है? इसका मीनिंग है जिसकी नाक कटी हो। शाब्दिक अर्थ, जिसकी नाक कटी हो उसे ही नक्ता कहते हैं। हम सबकी नाक तो सही सलामत है,
आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी नाक कटी हुई है, कोई शूर्पणखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम व्यवहारिक जीवन में किसको बोलते हैं? कहीं बोलते हैं अरे ये आदमी तो नकटा है। कभी सुना ऐसा? क्यों कहते हैं? नाक तो थोड़ी कटी है। बात नाक के कटे की नहीं हुई है। जिसको कहते बेइज्जत व्यक्ति, बगर माजनारो नो तो निधु तो जिम्मा आई क्यों मांदरो, कहते ना, बस उसी को कहते नकटा। नाक से जो कटा हुआ नहीं है उसको नहीं कहते। इसी तरीके से देखो, एक होता है सरफिरा। क्या लिखा है? सर फिरा का शाब्दिक अर्थ है जिसकी गर्दन सर हॉरर मूवी की तरह पूरा घूम जाए, सर घूम जाए, उसी को सर फिरा कहते हैं। सर जिसका फिर जाए। लेकिन बात ना तो सर के फिरने की हो रही है ना घूमने की हो रही है, बात कुछ दूसरी हो रही है। सर फिरा का मतलब होता है सन की पागल। कहीं सड़क किनारे जा रहे हो ना, हाथ में भाटो ठोकी दे, ऐसा होता है। सन की पागल होता है। अरे ये सरफिरा लड़का, ये सरफिरा आदमी है। क्यों? क्या उसका सर फिरा हुआ? नहीं, बात कुछ दूसरी हो रही है। ऐसे शब्दों को देखना पड़ना, उसको समझना पड़ेगा, तब हम उस पर बात कर पाएंगे। इस पर और बात करेंगे अब अपनी अगली क्लास में। समय हो चुका है, ठीक है।